तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन का किया था, लेकिन कौन से मेथड से? ज्योमेट्रिकल, है ना। ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने वेक्टर को ऐड किया था, जिसमें हमने दो नहीं तीन रूल पढ़े थे, है ना। पहला लॉ क्या था? ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ। दूसरा लॉ क्या था? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से भी दो वेक्टर ऐड किए जा सकते हैं। और अगर दो से ज्यादा है, ये तो दोनों दो दो के लिए हैं, दो दो के लिए, और दो से ज्यादा वेक्टर है तो फिर आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ता है? पॉलीगन मेथड। ये भी हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर। सही है। अब हम वेक्टर को ऐड करेंगे जब उनकी वैल्यू दी होगी, कि भाई ए वेक्टर है 5 यूनिट और बी वेक्टर है 6 यूनिट। अब आप ऐड करिए, और दोनों की भी डायरेक्शन दी है, तो फिर डायरेक्शन अलग अलग है तो कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं ना। वही सब आज हमें समझना है। मतलब एनालिटिकल मेथड से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे हम, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि। अब हम मैथ का यूज करके फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। गणितीय विधि। हम्म। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। ये है मेरे पास ए वेक्टर, और ये है मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल मेथड में आपको इनके मैग्नीट्यूड दिए होंगे, सही है। अभी तो मैंने ये यहाँ पे वो बनाए हैं, मतलब ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूँ अभी भी। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने का, तो आपको इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी होगी कि ये कितने मैग्नीट्यूड का है, ये कितने मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मुझे इसको करना है कैलकुलेट, इसका एडिशन। तो मैं कोई भी एक लॉ लगा लेता हूँ पहले। मतलब पहले मैंने ज्योमेट्री में बना लिया ना, तो ज्योमेट्रिकल लॉ से पहले डायग्राम बना लेता हूँ, फिर डायग्राम के अंदर वैल्यू निकालूंगा मैथ का यूज, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल लॉ लगा लेता हूँ, पहला ही वाला। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है बताओ? ट्राइंगल लॉ कहता है कि इस वाले वेक्टर को आप यहाँ रखिए, हेड से टेल मिलाइए, है ना। चलो हेड से टेल मिला लेते हैं। देखो, ये तो हुआ ये वेक्टर, और ये क्या हो गया हमारा? बी वेक्टर। सही है, ये बना लिया आपने। तो यहाँ शिफ्ट कर दिया पैरेलल। अब दो वेक्टर अगर ट्राइंगल की दो साइड दिखा रहे हैं, जो थर्ड वाली साइड है वो इनका क्या है? रिजल्टेंट। आर वेक्टर यही तो है, ए वेक्टर प्लस ये आर रिजल्टेंट। ये ट्राइंगल बन गया, तो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है मैथ का यूज, इसका फॉर्मूला निकालना है आर। फिर अगर मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर मैं मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। मान लेते हैं यहाँ जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल था ना, वो कुछ एंगल थीटा है। देखो, ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, तो कुछ एंगल है ना दोनों के बीच, थीटा एंगल मान लिया मैंने। तो यहाँ भी अगर इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, मतलब ए को डैश डैश करके मैं अगर लाइन खींच के आगे बढ़ाऊं ऐसे करके, तो यहाँ जो एंगल आएगा वो भी क्या होगा बोलो? थीटा। ए को ही तो आगे बढ़ाया आपने, तो ए और बी के बीच एंगल कितना है? थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही है। अच्छा, मुझे आर निकालना है, इसको बता दो। ये आर मुझे निकालना है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं सीधा नीचे की तरफ, ऐसे देखो ये, तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया बड़ा वाला? देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, सही है। अब मैं इनके नाम दे देता हूँ पॉइंट के, जैसे इस पॉइंट को नाम दे दो आप ए। ए मत कहो क्योंकि ये ए और बी तो पहले से चल रहा है ना, पी क्यू आर कह देते थे, ये पी है ना, ये क्यू है, ये आर पॉइंट है, ये क्या है बोलो? पी क्यू आर एस। ऐसे करके मैंने पॉइंट मान लिया, सही है। तो मैं आप कह रहा हूं पी एस आर, या चलो इसको आर भी मत कहो क्योंकि आर यहाँ पे है हमारा रिजल्ट, कुछ और कह दो, ई कह दो, चलो कुछ भी मान सकता है।
तो पी एस ई जो है हमारा वो क्या बन चुका है, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, परपेंडिकुलर 90 को होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल, बोलो कौन कौन सा, पी एस ई इज राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। और मुझे फाइंड करना है पीएस, पीएस की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बताओ, अगर मुझे पीएस निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ नहीं, वही पाइथागोरस तो पढ़ी है ना आपने, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लगाओ। हाइपोटेन्यूस का, चलो पहले लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या चलो बेस का लिख लो पहले, बेस का स्क्वायर प्लस, लिख सकता हूँ, बताओ देख के ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस कितना है, पॉइंट बताओ, पीएस का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है, बेस, बेस पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है ना, तो बेस कितना हुआ, पी से लेके ई तक, पी ई तो बेस हुआ, और परपेंडिकुलर बताओ, ई एस। हाँ ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, लिख लिया भाई ऐसे, यहां तक बात समझ में आ गई, सही है। अब मुझे बताओ, ये जो पीई है, ये तो पी क्यू प्लस क्यू ई भी हो सकता है। मैं पीई को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, पी क्यू प्लस क्यू ई लिख सकता हूं, बताओ सोनम, मैंने पीई को ये प्लस ये लिख लिया, लिख सकता हूं, तो लिखो यहां पे, पीई की जगह आप क्या लिख दो बताओ, पी की जगह पी क्यू प्लस क्यू ई, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना इसको, तो भी क्या लग जाएगा, मुझे इधर का स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, सही है। प्लस में क्या है, सही है यहां तक, ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो, अच्छा इस पे स्क्वायर है, तो बताओ क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू ई का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू पी क्यू इंटू क्यू ई, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सही है। और प्लस में क्या है बोलो, पी एस का स्क्वायर, सही है यहाँ तक, ठीक है भाई यहाँ तक, मनीषा यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, पी एस का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया मैंने, सही है यहाँ तक, पी क्यू का स्क्वायर भी ऐसे ही लिख दिया, क्यू ई का स्क्वायर भी ऐसे ही लिख दिया, पहले मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूँ, क्यू ई के स्क्वायर को ई एस के स्क्वायर के साथ लिख रहा हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, और ये वाला टर्म लास्ट में लिख रहा हूँ, पी क्यू इंटू क्यू ई, सही है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ, ये क्यू ई का स्क्वायर है और ये ई एस का स्क्वायर है, ऐसा अगर मुझे कहीं मिल जाए, इसकी वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ। अब यहाँ आओ ध्यान से, इसको अभी यहीं छोड़ दो, एक मिनट के लिए यहीं रोक दो, सही है, इधर आओ, यहाँ देखो छोटा वाला राइट एंगल भी तो बन रहा है यहाँ पे, एक छोटा वाला भी तो बन रहा है, छोटे वाले का नाम क्या है, क्यू ई एस, ये छोटा वाला है, तो इसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, राइट एंगल है तो बताओ इसका हाइपोटेन्यूस कितना है, क्यू एस का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू बोलो, क्यू ई का स्क्वायर प्लस ई एस का स्क्वायर, सही है। देखो ये जो चीज है इधर, वो यहीं पे थी क्या ब्रैकेट में, यानी क्यू ई और ई एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्यू एस लिख सकता हूँ, क्यू एस का स्क्वायर लिख दो, ई एस का बचा क्या, टू पी क्यू इंटू क्यू ई,
सही है। अब चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, और जो नहीं होगी उसको फिर से कैलकुलेट कर लेंगे हम। चेक करो भाई, देखो जरा। पी क्यू पता है क्या हमें कितना है? ए है। देखो पी क्यू कितना है? ए। ई एस पता है क्या कितना है? ई एस। ई एस तो नहीं पता कितना है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ क्या आएगा? क्यू एस है ना? वही तो मैं कहूँ, ये तो मैं कहूँ ये कैसे नहीं पता। क्यू एस पता है कि कितना है? देखो क्यू एस बी है ना? तो हमें पी क्यू भी पता है, क्यू एस भी पता है। अच्छा इधर चेक करते हैं, पी क्यू तो पता ही है, ए है। क्यू ई पता है कि क्यू ई? ये है क्यू ई। ये पता है कितनी है? ये नहीं पता। यानी अब इस फॉर्मूले, और देखो पी एस तो है ही आर, यानी अब मैं जैसी वैल्यू रखूंगा आर का फॉर्मूला तो बनेगा, लेकिन मेरे पास एक टर्म नहीं है, क्यू ई नहीं है। सही है। तो मैं अब क्यू ई निकालने की कोशिश करता हूँ डायग्राम में। क्यू ई निकलते ही मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो इसी वाले ट्राइंगल के अंदर देखो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है क्यू ई। ये क्यू ई निकालना है, और मुझे पता क्या है? क्यू एस। क्यू एस तो बी है ना? क्यू एस पता है, क्यू ई निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पाइथागोरस से निकल जाएगा। पाइथागोरस से तब निकालते हैं जब ये पता होता, दो साइड पता होती तब तो तीसरी निकलती है। तुम्हें ये भी तो नहीं पता, तो पाइथागोरस से नहीं निकलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा, या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा या टेन लगेगा या कॉट लगेगा या टैक, वो टैक तो होता ही नहीं। टेन लगेगा, सेक लगेगा, कोसेक लगेगा। तो कौन सा लगाऊं? मुझे ये पता है, ये क्या है? कर्ण पता है। कर्ण पता है, आधार निकालना है। कौन सा लगाऊं? कर्ण पता है, आधार निकालना है। टेन का देखते हैं जरा, क्या फॉर्मूला होता है? लाल बटे सक्का, या इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये पहला रेशियो साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला। आप मनीषा टेन का कह रही हो, तो टेन में परपेंडिकुलर और बेस तो आएंगे। इसका तो ये दोनों ही नहीं पता ना, परपेंडिकुलर भी नहीं पता, बेस भी नहीं पता, तो आप टेन का कैसे लगाओगे? ऐसा लगाओ जिसमें हाइपोटेन्यूस आता हो और बेस आता हो। तो किस में आ रहा है? देखो बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस में आ रहा है। किसमें आ रहा है? कॉस में। तो कॉस वाला लग जाएगा। सही है। तो मैं लगा सकता हूं इन ट्राइंगल क्यू ई एस, क्या लगा रहा हूं बताओ? कॉस थीटा। सही है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन, बताओ बेस कितना है? क्यू ई। और हाइपोटेन्यूस कितना है? क्यू एस। मुझे क्या निकालना था? क्यू ई। तो क्यू ई कितना आया मेरे पास, यहां से बोलो। क्यू एस कहाँ चला जाएगा डिवाइड में एस के मल्टीप्लाई में? तो क्यू एस कॉस थीटा, ये आ गई क्यू ई की वैल्यू। सही है। तो इसको क्यू ई की जगह हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो रखो जरा, देखो कितना आएगा। पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इंटू क्यू ई की जगह क्यू एस कॉस थीटा। बस। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं डायग्राम में से, देख देख। सही है। रखवाओ जरा। पी एस कितना है? आर। तो आर का क्या हो जाएगा? सही है। पी क्यू कितना है? ए का स्क्वायर। क्यू एस कितना है? पी का स्क्वायर। टू इंटू पी क्यू कितना है? ए। क्यू एस कितना है? क्यू एस बी, और इंटू में कॉस। सही है। तो ये किसका फॉर्मूला है? आर स्क्वायर का। यहाँ लिख देता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस। यहाँ से आर का निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, तो क्या लग जाएगा? रूट। तो आर का फॉर्मूला आया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस। ये फॉर्मूला आपको यूज करना आर निकालने के लिए जब वैल्यू दी हो। अब जैसे ए की वैल्यू दे दी मान लो हमने 4, बी की दे दी 5, और एंगल दे दिया 30, 30 डिग्री या 60 डिग्री, या कुछ भी एंगल दे दिया। तो यहाँ ए की जगह 4 रखो, बी की जगह 3 रखो, एंगल रखो 60, यहाँ भी ए की जगह सॉल्व करो, रूट निकालो, आंसर खत्म।
कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, समझ गए, नोट कर दो। ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, ये वाला, ये इस रिजल्टेंट का आया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने इस आर पे वेक्टर नहीं लगाया है ना, ये बिना वेक्टर का आर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे आर वेक्टर, जो कि क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो निकाल रहे थे हम, है ना। लेकिन जो फॉर्मूला आया मेरे पास वो क्या आया है, आर का आया है। अब मुझे बताओ आर क्या चीज है, आर वेक्टर तो ये है, तो फिर आर क्या है। हाँ, जैसे ए वेक्टर तो वेक्टर होता है, लेकिन ए अगर लिखा है खाली ए, तो ए का मतलब क्या है, इस ए वेक्टर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम एरो हटा के लिख देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये भी मैग्नीट्यूड है, सही है। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है, ये आर वेक्टर का नहीं है, ये इस वेक्टर का क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, मतलब इस एरो की लेंथ है, सही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आर जो आई है मेरे पास वैल्यू, वो इस ए वेक्टर, यानी ऐसे कह दो आर वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। या आर वेक्टर को किसको कह रहे हो, आप इसको कह रहे हो, यानी इन दोनों का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। क्या आया है ये फॉर्मूला मेरे पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड का, ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ये इसकी भी वैल्यू कह सकते हो आप, इसकी वैल्यू कह सकते हो, या आर कह सकते हो, ये तीनों चीजें एक ही हैं, बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं? ये और ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। फिर आर वेक्टर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर खाली आर क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड के अलावा इसकी डायरेक्शन भी तो पूछ सकते हैं, कि भाई आर वेक्टर, आर तो तुमने बता दिया, मैग्नीट्यूड तो बता दिया 5 या 4 या जो भी नंबर बताया, लेकिन डायरेक्शन किधर है आर की। तो डायरेक्शन अब मैं कैसे बताऊं यहाँ पे ग्राफ में, डायग्राम में। तो जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री में डायरेक्शन पता चलती है एंगल से, किससे, एंगल से। बताओ, ये दो लाइन है, ये मतलब ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, और ये एंगल है बीच में कुछ, मैंने कहा थीटा 90 कर दो, थीटा क्या कर दो, तो बताओ बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी नहीं, बी वेक्टर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, 90 पे तो ऊपर पहुंच जाएगा ना। मान लो मैंने थीटा कर दिया 90, फिर थीटा की वैल्यू 90 करो, तो ये बताओ, ये 90 होगा, एक दो दोनों एक दूसरे के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो मैं कहूंगा ये वेक्टर इधर है और बी वेक्टर उसके ऊपर है, परपेंडिकुलर। तो थीटा चेंज करने से क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। तो अगर आपसे आर वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है, तो आपको आर वेक्टर का क्या बताना पड़ेगा, एंगल, यानी ये वाला एंगल, इसको क्या मान लिया मैंने, अल्फा, क्योंकि थीटा तो इसको मान लिया था ना, ए और बी के बीच को, इसको क्या मान लिया, अल्फा। अगर आप अल्फा बता दोगे, तब आप आर वेक्टर की क्या बता दोगे, डायरेक्शन, सही है। तो अल्फा मुझे बताना है, अब ये वाला एंगल बताना है अल्फा, तो अल्फा के लिए मैं क्या करूंगा, बताओ कैसे निकालूंगा अल्फा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। देखो जब भी एंगल निकालना होता है, जैसे ये ट्राइंगल है, ऐसे याद रखो आप, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, सही है। तो ये ए बी सी ट्राइंगल है, सही है। तो मुझे ये एंगल निकालना है, तो जिसका एंगल निकाल रहे हो आप उस साइड को नहीं ले सकते, मतलब जिस चीज का एंगल निकाल रहे हैं ना, उस साइड को नहीं लेते हैं, बची हुई दोनों साइड लेते हैं। अब बची हुई दोनों साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन, ये फॉर्मूला लगता है एंगल निकालने के लिए, ठीक है। जो साइड एंगल बना रही है उसको छोड़ दो आप, और बाकियों को ले लो, जैसे स्लोप निकालते हैं, स्लोप भी निकाले टेन थीटा से ही, ऐसे और ऐसे, इसका स्लोप निकल के आया, सही है। अब मुझे इस साइड का एंगल निकालना है अल्फा, सही है। तो बड़ा वाला ट्राइंगल देखो आप, बड़ा वाला राइट एंगल, जैसे यहाँ छोटा बन रहा था, ऐसे बड़ा वाला दिख रहा है यहाँ पे, सही है। अब बड़े वाले में फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, टेन अल्फा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, या ई एस, और बेस क्या है, लिख सकता हूं भाई,
ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ई एस पता है क्या मुझे? ई एस पता है क्या? ये कितना है? नहीं पता? ई एस की वैल्यू तो पता ही नहीं, है ना? चलो कोई बात नहीं। पीई पता है क्या? पीई, अच्छा पीई को ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस, तो ई एस पी की वैल्यू को मैंने लिख लिया पी क्यू प्लस क्यू ई। पी क्यू पता है? ए है, ये तो पता है ए है। क्यू ई पता है? क्यू ई यहाँ निकाला तो था, अभी हमने निकाला था ना ट्रायंगल से। तो क्यू ई कितना आया था बोलो? क्यू एस कॉस थीटा, यही आया था। क्यू ई तो पता है, लेकिन ई एस नहीं पता। अब फिर से इस ट्रायंगल पे आ जाओ, छोटे वाले पे। छोटे वाले में से अब मुझे क्या निकालना है बताओ? ई एस निकालना है। पता क्या है? बी। हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पाइथागोरस कैसे लगा दोगे पंडित जी? क्यू ही पता है, लेकिन उस तरीके से नहीं पता ना जिस तरीके से पता होना चाहिए, जैसे हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बेस क्यों लगा रहे हो? फिर वही बात, जिस तरह से तुम्हें बी पता है उस तरह से थोड़ी ना पता है क्यू ही। मान लो क्यू ही नहीं पता, ये तो लेकिन पता ही थे और भी। हाँ हाँ, अब आए ना तुम सही लाइन पे। हाइपोटेनियस और कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, साइन का लगाओ। तो साइन कौन सा? थीटा लगेगा ना, उसमें थीटा एंगल है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन, सही है। पी कितना है? ई एस। और एच कितना है? क्यू एस। ई एस निकालना है, तो ई एस कितना आया? क्यू एस साइन, सही है। आप सब पता है, रखो वैल्यू। तो टेन एल्फा इक्वल टू कितना आएगा बोलो? ई एस कितना है? ई एस क्यू एस साइन थीटा। पी क्यू कितना है? ए, है ना? और क्यू ई कितना है? अच्छा क्यू एस कितना है? क्यू एस बी है ना, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस क्यू एस बी है, बी कॉस। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू तो दी होगी आपको, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, उसी से तो ये निकालोगे, ए बी और थीटा की वैल्यू से। जब ए बी थीटा की वैल्यू से आर निकल जाएगा, तो फिर ए बी और थीटा की वैल्यू से ही अल्फा भी निकल जाएगा। तो अब आपने आर भी बता दिया इस फॉर्मूले से, और फिर आर का एंगल भी बता दिया इस फॉर्मूले, यानी पूरा बता दिया आपने, आर को डायरेक्शन भी बता दी और मैग्नीट्यूड भी। सही है। तो ये एनालिटिकल मेथड से दोनों ही चीजें कैलकुलेट हो जाती है, नोट कर लो। अब हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल केस। बताओ, इधर देखते रहो बोर्ड पे। केस वन, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच थीटा कितना है? जीरो है। मतलब डायग्राम इमेजिन कर लिया आपने, ये ए वेक्टर है और जीरो एंगल है बी के बीच में, तो बी वेक्टर किधर होगा? इसी के ऊपर हो जाएगा बी वेक्टर भी। एंगल खुला ही नहीं ना बिल्कुल भी, दोनों का एंगल कितना हो गया? जीरो। इस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? चेक करते हैं फॉर्मूले से, है ना? तो देखो क्या आएगा। क्या फॉर्मूला है? आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जीरो लगूंगा ना कॉस जीरो, सही है भाई। कॉस जीरो कितना होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा, कॉस जीरो तो वन हो गया, है ना? ये क्या बन गया अंदर? किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है ये अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए प्लस बी का क्या बन गया? ए, और जो वैल्यू अंदर स्क्वायर में होती है वो रूट से बाहर आ जाती है। तो आर का क्या फॉर्मूला आया? ए प्लस, यानी अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर तो सीधे सीधे ऐड कर देना, सिंपल। ये चार है, ये तीन है और एंगल जीरो है, तो चार और तीन कितना हो जाएगा? सात।
यानी 0 डिग्री के एंगल पर स्केलर की तरह वेक्टर को ऐड कर दो, तब 0 पे बस एंगल बदलते ही आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो पहला केस नोट करो। इससे हमें क्या पता चला, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लो, देखो इसका एक एग्जांपल दूं मैं। जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है पहली वाली 5 न्यूटन इधर, और दूसरी भी लग रही है कितनी, 6 न्यूटन इधर। और आपसे पूछा नेट फोर्स बताओ कितनी है, तो आपने देखा सेम डायरेक्शन में लग रही दोनों, सीधे हमने पढ़ा सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं। तो 5 और 6 को टोटल कितनी फोर्स हो गई, 11 न्यूटन, खत्म। सही है, तो सेम डायरेक्शन में ही होगा ऐसा केवल। आप समझ लो, एक मिनट इधर और देखो। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट, तो आगे मेरे पास ऐड होके आ जाएगा, कितने एंगल पे आएगा रिजल्टेंट, क्या आएगा बताओ, एंगल डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की यहाँ पे। जब ए वेक्टर भी वही है, बी वेक्टर भी वही है उसी के ऊपर, तो आर वेक्टर भी उसी के ऊपर होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। निकाल के देखते हैं अल्फा वाले फॉर्मूले से, है ना। चलो निकालो, टेन अल्फा का क्या फॉर्मूला था, बी अपॉन में, इसको भी याद कर लो आप, इस फॉर्मूले को भी, अल्फा निकालने के लिए। सही है, तो बताओ कितना आएगा, बी साइन थीटा कितना है, 0। ए प्लस बी कॉस थीटा कितना है, 0। साइन 0 कितना होता है, साइन 0, 0 तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से डिवाइड करोगे 0 को, आंसर क्या आएगा, 0। अब मुझे बताओ टेन अल्फा कितना आया है, 0। अभी अल्फा नहीं आया है, टेन अल्फा 0 आया है, अभी अल्फा निकालना है। तो टेन में 0 किसकी वैल्यू होती है, टेन की जो वैल्यू होती है उसमें 0 किसकी वैल्यू होती है, कौन सा एंगल की, हाँ, टेन 0 की होती है यार, 0 डिग्री की होती है। सही है, तो अब कंपेयर करो दोनों साइड, तो अल्फा कितना आएगा, ऐसा मत कर देना 10 से 10 कट गया, नहीं कटेगा नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ी है। ऑन कंपेयरिंग अल्फा कितना आ गया, यानी जो रिजल्टेंट भी होगा वो इसी के ऊपर होगा। कितने का होगा, अगर ये 5 या 6 है तो 11 का होगा, आगे तक आएगा यहाँ तक। सही है, बात समझ में आ गई। नोट करो, अल्फा भी नोट कर लो। ये था केस 1। देखो जरा इधर, केस 2 देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर थीटा कितना आया है, 90 डिग्री हो गया मान लो। वैसे थीटा कुछ भी हो सकता है ना, थीटा कुछ भी देंगे, आप यहाँ पर पुट करके निकाल सकते, हम कुछ केस पढ़ रहे हैं। ठीक, मान लो थीटा 90 है, तो कैसे होंगे ए वेक्टर बी वेक्टर, ए इधर होगा और बी, सही है, ऐसे ही होगा। अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो निकालो जरा। यहाँ पे थीटा 90 पुट करके निकाल सकते हैं, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, तो अंदर क्या बचा, प्लस, सही है, ये आएगा रिजल्टेंट। मतलब आपको अगर 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे ऐसे है, तो आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, या बाहर नहीं आ सकता रूट्स, तो अब आंसर चेंज आएगा, है ना। तो अगर वैसे डायग्राम में देखें रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा रिजल्टेंट, है ना, यही तो होगा आर वेक्टर, यही तो होगा आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के, तो देखो पाइथागोरस लगाओगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा सेम फॉर्मूला यही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से हम टेन अल्फा निकालें तो क्या आना चाहिए, देखो टेन अल्फा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है आर का, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए, और बेस कितना है, ए। तो परपेंडिकुलर बी अपॉन में बेस कितना है, क्या फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर में बेस ही तो होता है, हाँ परपेंडिकुलर में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, बी, और बेस कितना है, ए। तो टेन अल्फा हमने ये निकाला डायग्राम से, फॉर्मूले से भी तो चेक करो ये आ रहा नहीं आ रहा, चेक करो क्या था फॉर्मूला, बी, ऊपर बी कॉस बी साइन थीटा अपॉन में, ये आना चाहिए ऊपर वाला, ये जो हमने डायग्राम में से लिखा है ना। चेक करो थीटा कितना है, तो बी साइन 90 और ए प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है, तो टेन अल्फा कितना आया, बी अपॉन, सेम आया देखो, है ना। तो 90 डिग्री के केस में ऐसे रिजल्टेंट निकलेगा और ऐसे अल्फा निकलेगा, बस बी अपॉन ए करना है। सही है, नोट करो जल्दी।
तो एक एंगल पे कैसे होंगे वेक्टर, इमेजिन करो अगर थीटा 180 डिग्री है तो कैसे होंगे दोनों वेक्टर। देखो इधर ये ए वेक्टर है, सही है, और 180 डिग्री घूम जाओ तो 180 डिग्री में कहाँ आ जाते हैं, इधर ही तो आ जाते हैं। इधर क्या होगा अब हमारा बी वेक्टर, तभी तो एंगल कितना आएगा 180। मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे 180 डिग्री पे, ए इधर हो जाएगा और बी इधर। तो रिजल्टेंट देखते हैं क्या है। आर इक्वल टू कितना बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, हाँ कॉस 180 बताओ। अगर तुमसे कहा जाए कॉस 180 की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, मैथ वाले बच्चे को, मैथ वालों को तो पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180 होता है, और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मैथ में पढ़े हैं नहीं, 0 90 180 270 360। तो 90 प्लस थीटा यानी इसमें आ गए ना, इसमें कौन कौन प्लस रहता है, साइन और कोसेक, बाकी तो माइनस रहेगा, तो कॉस तो माइनस रहेगा, है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा होता क्या है, साइन थीटा, लेकिन काय का, क्योंकि कॉस था ना, साइन कोसेक होता तो प्लस रहता। तो माइनस का थीटा कितना है 90, इसकी जगह थीटा मान लो। और साइन 90 कितना होता है, -1 आया कॉस 180। ऐसे वैल्यू निकाल सकते, सीखा होगा ना, मैं तुम्हें सिखाया नहीं सिखाया, किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ फिर, तो कॉस 180 कितना होगा -1, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस, माइनस को आगे ले लिया तो क्या बचा 2a, सही है यहाँ तक। ये क्या बन गया अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, a माइनस बी का, अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ b माइनस ए का होल स्क्वायर, बताओ अलग अलग आएगा क्या दोनों का। इसका फॉर्मूला खोलोगे जब भी यही आएगा, और इसका खोल लो आप जब भी यही आएगा। देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, तो बी ए करो या ए बी करो एक ही तो बात है ना। तो इन दोनों का ही आंसर, मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है, और अब ये रूट से बाहर आ सकते हैं। तो रिजल्टेंट दो आ रहे हैं, ए माइनस बी भी आ रहा है और बी माइनस ए भी आ रहा है। कौन सा वाला लेना है, ए माइनस बी या बी माइनस ए, नहीं वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। मतलब अगर ए ज्यादा है बी कम है तो ए माइनस बी, और अगर बी ज्यादा है ए कम है तो बी माइनस। सही है, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ एक में, मान लो ये बॉक्स रखा है वही वाला, इसको 1% इधर खींच रहा है F1 बराबर 10 न्यूटन से, 1% अब इधर खींच रहा है अपोजिट F2 बराबर 5 न्यूटन से। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, 10 में से 5 घटाओगे, यानी F1 माइनस F2, तो इसमें से घटाओगे। अब मान लो ये 15 होता, फिर F2 माइनस, सही है, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो R इक्वल टू ए डिफरेंस बी, तो आंसर ना लिखकर ऐसे डिफरेंस का साइन लगा सकते हैं, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है, सही है, इसको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक, अब निकालते हैं क्या, अल्फा। तो अल्फा कितना आना चाहिए बताओ, देख डायग्राम में देख के बताओ, अल्फा कितना आना चाहिए, डायग्राम से पता कर पा रहे हो कुछ नहीं। हम्म, कितना आना चाहिए अल्फा, बोलो, नहीं कर पा रहे इमेजिन, चलो निकालते हैं फॉर्मूले से। टेन अल्फा इक्वल टू कितना होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, रखना जरा थीटा की जगह 180, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 कितना होता है, अरे साइन 180 बताओ है, होता है होगा या है, हाँ साइन 180 जीरो, तो नीचे क्या आया ए प्लस, ये माइनस में हो गया ना ए माइनस बी, डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, तो अल्फा क्या आया, क्योंकि अल्फा जिधर ज्यादा होगा उधर की तरफ आ जाएगा ना, जैसे ए ज्यादा हुआ
तो आर इधर ही आ जाएगा, तब भी देखो अल्फा 0, और बी ज्यादा हुआ तो आर इधर आ जाएगा, तब भी अल्फा 0। आर तो खुल ही नहीं रहा ऊपर की तरफ, लाइन पर ही है, ठीक है। तो ये 3 केस हमने स्पेशल केस पढ़ लिए। एंगल कुछ भी आ सकता है, 45, 30, 60 वो भी आ सकता है, तो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल कैसा है। सही है यहाँ तक। तो मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया हमने आपको, और उसकी डायरेक्शन भी निकालना सिखा दिया, रिजल्टेंट। 2 फॉर्मूले आए हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड के लिए, ये डायरेक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना। कल हम सीखेंगे वेक्टर को घटाना।